है आपका अपने यूट्यूब चैनल आइकॉनिक इन्फॉर्मेशन में। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल क्या होगा। जैसे देख सकते हैं इसमें ऑप्शन है कि एक मिनट, पहला है कि आपको कम हो जाएगा, दूसरा है पहला है कम हो जाएगा, दूसरा है अधिक हो जाएगा, तीसरा है लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा और चौथा है अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा। और कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो खड़ी हो जाएगी तो उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट कर जाएगा और उसकी लंबाई जो होगी घट जाएगी और लंबाई घट जाने के कारण वो फास्ट हो जाएगी झूला और इसलिए उसका जो आवर्तकाल होगा वो कम हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड के बारे में बात करते हैं कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन में है कि कम हो जाएगा, दूसरा है बढ़ जाएगा, तीसरा है उतना ही रहेगा और चौथा है कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो आपको सेकंड नंबर का सही आंसर हो जाएगा ये कम हो जाएगा। और कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि मान लीजिए वो बढ़ जाएगा तो उसका वजन बढ़ जाएगा और वजन बढ़ने के बाद वो उसका जो है स्पीड कुछ घट जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं कि यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे देख सकते हैं ऑप्शन में पहला है आपको तुरंत दोगुना हो जाएगा, एक मिनट, तुरंत दोगुना हो जाएगा, दूसरा है गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, उसके बाद तीसरा है गतिज ऊर्जा चारगुनी हो जाएगी और चौथा है भार दोगुनी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसका सही आंसर आपको हो जाएगा गतिज ऊर्जा चारगुनी हो जाएगा। और चारगुनी इसलिए हो जाएगी तो हम बता देते हैं कि आपको होता है क्या है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², हाफ mv²। तो यहाँ पे v है कि दोगुना कर दिया गया है तो v² है तो इसलिए 4 गुना हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है कि ये v² के काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² के होता है, इसलिए अगर v दोगुना होगा तो ये आपको 4 गुना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 4 के बारे में बात करते हैं। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि। तो देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आपको कि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, दूसरा है द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, उसके बाद है दोनों सत्य है, उसके बाद है दोनों गलत है। तो आपको 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ये सेकंड नंबर। और सेकंड नंबर इसलिए होगा कि होता क्या है कि द्रव्यमान हमेशा किसी भी वस्तु का स्थिर ही होता है जबकि भार परिवर्तनीय इसलिए होता है कि आपको एक बात पता होगा कि वेट जो होता है वो mg, वेट बराबर होता है mg, जहाँ पे m आपको मास होता है और g है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, मतलब गुरुत्व मान है g का जो कि 9.8 लिया जाता है, कहीं कहीं पे सुविधा अनुसार इसका 10 भी मान लिया जाता है। और ये जो है ये g का मान आपको जगह के हिसाब से बदलते रहता है। जैसे विषुवत रेखा पर आपको कम होता है और ध्रुवों की तरफ जाने के बाद इसका g का मान बढ़ता है और वहाँ पे किसी वस्तु का भार भी बढ़ जाएगा। मतलब आप अगर ध्रुव पे जाइएगा तो वहाँ पे भार अधिक होगा, विषुवत रेखा पर भार कम होगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, यह है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आपको न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, दूसरा है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, तीसरा है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम और चौथा है गलियों का गति विषयक नियम। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन ये। और फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसलिए हो जाएगा देख सकते हैं इसमें जैसे है कि आपको गतिशील मतलब कोई भी गतिशील वस्तु या फिर स्थिर वस्तु में उसमें स्थान में परिवर्तन तभी आएगा जब उस पर कोई बाह्य बल कार्य करेगा और ये आपको न्यूटन के गति के प्रथम नियम से ये जानकारी हमें मिलता है, इसलिए न्यूटन गति का विषयक का प्रथम नियम हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह क्या है वो बताना है। इसमें है कि न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीयक नियम और न्यूटन का गति विषयक तृतीयक नियम और उपयुक्त में से कोई नहीं, फोर्थ में है। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ये सी नंबर हो जाएगा। न्यूटन गति विषयक तृतीयक नियम होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है जो कि ये न्यूटन के तृतीय गति नियम में बताया गया है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 7 के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है। तो देख सकते हैं ऑप्शन में है पहला आपको प्रथम नियम, दूसरा है द्वितीयक नियम, तीसरा है तृतीयक नियम और चौथा आपको उपयुक्त सभी। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा तृतीयक नियम। और ये भी वही होता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब हम पानी पे फोर्स लगाते हैं और पानी हम पे फोर्स लगाती है और इसलिए तैरना संभव हो पाता है और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन आपको 8 नंबर के बारे में बात करते हैं कि कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है। तो देख सकते हैं ऑप्शन में है पहला आपको न्यूटन का, दूसरा आइंस्टीन का, तीसरा है आर्किमिडीज का, चौथा है गैलीलियो का। तो आपको 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ये न्यूटन का है।
ये जो है मतलब कोई भी वस्तु विराम अवस्था में तो विराम में ही रहेगा, या फिर गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा, जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। जैसे आप सोच सकते हैं कि फिर कोई वस्तु चलती रहती है तो फिर रुक कैसे जाती है, तो उसमें ये वजह होता है कि घर्षण बल लगते रहता है। जैसे कोई गाड़ी है, आप चल रहा है तो फिर रुकता है, तो वो रोड और उसके पहिए में घर्षण होता है, फिर उसके बहुत पार्ट है उसमें घर्षण होता है, फिर उसको वायु जो है वो रोकता है, यही सब वजह के कारण वो रुक जाता है। अन्यथा अगर उसको कोई रुकावट नहीं हो तो चलती हुई वस्तु कंटिन्यू चलती ही रहेगी, उससे नहीं रोका जा सकता है जब तक कोई बाह्य बल न कार्य करे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं कि बल की परिभाषा आती है न्यूटन के। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन है, पहला आपको गति के पहले नियम से, दूसरा है गति के द्वितीयक नियम से, तीसरा है गति के तीसरे नियम से, चौथा है गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो 9 नंबर का आपको सही आंसर हो जाएगा, ये गति के पहले नियम से बल का परिभाषा मिलता है। और बल का जो फार्मूला होता है वो होता है F बराबर आपको ma, और यहाँ पे m हो जाता है द्रव्यमान और a हो जाता है त्वरण। और त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और आपको मास का, एक मिनट, मास का हो जाता है kg। इसलिए आपको न्यूटन को कहीं कहीं पे न्यूटन के बदले में आप देख सकते हैं कि इसके बदले में, एक मिनट पेज भर गया, तो देख सकते हैं न्यूटन के बदले में आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे होता है क्या है कि आपको kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखा रहता है। यहीं से जैसे F बराबर ma से ही ये भी फार्मूला आता है कि न्यूटन बराबर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, तो देख सकते हैं ऑप्शन है आघूर्णों का नियम, दूसरा है जड़त्व का नियम, तीसरा ऊर्जा का नियम, और चौथा संवेग का नियम। तो न्यूटन के पहले नियम आपको ये हो जाएगा 10 नंबर का, ये जड़त्व का नियम इसे बोला जाता है। जड़त्व वही कि मान लीजिए कोई वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 11 के बारे में बात करते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो देख सकते हैं ऑप्शन है, पहला आपको गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, दूसरा है आपको घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, तीसरा है घोड़े द्वारा अपने पैर से पृथ्वी पर आरोपित बल से, और चौथा है आपको पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल से। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा नंबर का 4 नंबर। और 4 नंबर क्यों होगा? जैसे देखिए होता क्या है, जब घोड़ा पृथ्वी पर फोर्स लगाता है और पृथ्वी जब घोड़े के पैर पे फोर्स लगाता है, मतलब तृतीय नियम में क्या है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो मतलब घोड़े का पैर क्रिया करता है पृथ्वी पे और पृथ्वी प्रतिक्रिया देती है, और तब वो घोड़ा आगे की ओर बढ़ता है। इसलिए आपको इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल से। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 12 नंबर है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो देख सकते हैं ऑप्शन है, पहला आपको सापेक्षता सिद्धांत, दूसरा है न्यूटन का पहला नियम, तीसरा है न्यूटन का दूसरा नियम, और चौथा है न्यूटन का तीसरा नियम। तो 12 नंबर का आपको सही आंसर हो जाएगा ये बी, न्यूटन का पहला नियम हो जाएगा, जड़त्व का नियम जिससे बोला जाता है। तो यही ना है कि मान लीजिए जड़त्व में है कि आप जैसे कोई आदमी बैठा हुआ है और एक बाइक किसी बस में बैठा है और गाड़ी एक बाइक बढ़ गई तो वो पीछे की ओर झुक जाता है। इसका यही वजह है कि वो जो बैठा हुआ है तो वो सीट के संपर्क में है, तो सीट उसका नीचे का पोर्शन सीट के संपर्क में रहने के कारण गति में हो जाता है, जबकि ऊपर का पोर्शन उसको स्थिर ही रहता है और इसीलिए वो पीछे की ओर झुक जाता है। यही मतलब जड़त्व के नियम में बताया गया है। या फिर मान लीजिए जैसे गतिशील वस्तु है कोई, या गतिशील है कोई गाड़ी या कोई भी, तो वहाँ पे फिर रोकने के बाद आगे की ओर झुक जाता है। उसमें भी यही रीज़न होता है कि मान लीजिए जब गाड़ी चलते रहती है और रुकती है तो उसका नीचे का पोर्शन तो स्थिर हो जाता है, मगर आगे का पोर्शन गतिशील ही रहता है, इसलिए आदमी आगे की ओर झुक जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। तीसरा है कि रॉकेट के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मतलब रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देख सकते हैं ऑप्शन है, पहला न्यूटन के तृतीय नियम से, दूसरा न्यूटन के प्रथम नियम से, तीसरा न्यूटन के द्वितीय नियम से, और चौथा आर्किमिडीज के सिद्धांत से। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ये 1st नंबर ऑप्शन, न्यूटन के तृतीय नियम से। जो रॉकेट का सिद्धांत मतलब वही प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब उससे एक मान लीजिए आपको वायु टाइप का धुआं निकलता है, वो आपको हवा में पीछे की ओर फोर्स लगाता है और उसी फोर्स के कारण वो आगे की ओर बढ़ती है रॉकेट। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 14 के बारे में बात करते हैं कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है, पहले जड़त्व आघूर्ण, दूसरा है द्रव्यमान का संरक्षण नियम, तीसरा है विश्राम जड़त्व, चौथा है गति के तीसरे नियम। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 14 नंबर का ये 3rd नंबर हो जाएगा, विश्राम जड़त्व। और ये बात हम इससे पहले भी जिक्र किए थे कि होता क्या है कि वही जैसे आप बैठे हुए हैं तो आपका नीचे का पोर्शन क्या है कि वो चलना प्रारंभ कर देता है गाड़ी के साथ, मगर ऊपर का पोर्शन स्थिर ही रहता है, इसलिए आदमी पीछे की ओर झुक जाता है। या फिर चलते हुए वस्तु में गाड़ी में जैसे बैठे रहते हैं तो आगे का पोर्शन और नीचे का पोर्शन एक साथ गतिशील रहता है, नीचे का पोर्शन स्थिर हो जाता है गाड़ी रुकने के कारण, सीट के संपर्क में होने के कारण ऊपर का पोर्शन जो है वो गतिशील ही रहता है, इसलिए आदमी आगे की ओर झुक जाता है।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। बल गुणनफल है तो देख सकते हैं ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग का, दूसरा है द्रव्यमान और त्वरण का, तीसरा है भार और वेग का, चौथा है भार और त्वरण का। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ये जो बल है फोर्स, इससे पहले भी हम बात किए थे, बल जो है वो ma होता है, जहाँ पे a जो है ये द्रव्यमान है, m जो है द्रव्यमान है और a जो है ये त्वरण है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है बल जो होता है वो। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है ये बताना है आपको। तो है कि पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, दूसरा है भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, तीसरा है भार में परिवर्तन होता है, चौथा है मात्रा तथा भार दोनों में कमी आती है। तो 16 नंबर का सही आंसर आपको हो जाएगा ये सेकंड नंबर। और ये इसलिए होता है कि भार जो होता है वो आपको वेट जो होता है वो होता है मास इंटू m इंटू जी, और g का मान जो होता है चंद्रमा पे कम हो जाता है, इसलिए आपको चंद्रमा पे कोई भी वस्तु का भार जो होता है वो घट जाता है और पृथ्वी पे वही उस वस्तु का भार चंद्रमा की अपेक्षा अधिक होता है। और वहाँ पे इसका जो भार होता है ये रिलेशन जो होता है पृथ्वी का और चंद्रमा के हिसाब से 1/6 हो जाता है। अगर कोई वस्तु यहाँ 1 kg शो कर रहा है वहाँ 1/6 kg हो जाएगा उसका वजन, या फिर कोई वस्तु 6 kg का पृथ्वी पर शो कर रहा है तो चंद्रमा पर जाने का 1 kg का हो जाएगा, उसका वजन वहाँ 1 kg शो करेगा, ये हो जाता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 17 के बारे में बात करते हैं कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है वो बताना है। तो जैसे देख सकते हैं पहला है कि बढ़ता है, दूसरा है घटता है, तीसरा है वही बना रहता है और चौथा आपको 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 17 नंबर का ए हो जाएगा, बढ़ता है। और बढ़ता इसलिए है कि आपको होता क्या है कि भूमध्य रेखा पे आपको रेडियस ज़्यादा होती है और ध्रुवों पे रेडियस घट जाती है और इसी कारण वहाँ जो होता है जी का मान ध्रुवों पे आपको बढ़ जाता है, मतलब भूमध्य रेखा का सापेक्ष में। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। शरीर का वजन है, वजन क्या है उसके बारे में बताना है कि पृथ्वी की सतह पर, पहला है कि पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तीसरा विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, चौथा मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर अधिक होता है। ये बात हम अभी बात किए थे, जी का मान हो जो होता है वो आपको ध्रुव पे बढ़ जाता है और आपको जो वजन होता है वो क्या होता है W = mg। तो mg इसलिए जी का मान बढ़ने के कारण ध्रुव पे होता है क्या है कि शरीर का वजन जो है वो बढ़ जाता है भूमध्य रेखा के, मतलब विषुवत रेखा का अपेक्षा, वही उसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं कि व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल जाता है। तो देख सकते हैं ऑप्शन में है, पहला आपको है, एक मिनट क्वेश्चन छिप गया, पहला है आपको कि चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, दूसरा चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता, तीसरा है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है और चौथा आपको है चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होती है। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ये थर्ड नंबर हो जाएगा। और थर्ड नंबर इसलिए होगा कि आपको अभी जिक्र किए थे कि चंद्रमा पर जो होता है जी का मान घट जाता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण वो जी है उसका घट जाना पृथ्वी की तुलना में वहाँ पे वो कम शो करता है और कम शो के कारण अगर आदमी जब उछलता है तो वो चंद्रमा पर ज़्यादा उछल जाता है। और जैसे है कि ये चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है, तो ये भी बात सही है, चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं भी है, मगर इसका ठोस कारण ये नहीं है बल्कि ये है, उसमें आपको गुरुत्वाकर्षण जो जी होता है उसका मान, एक मिनट, जी का मान घटने के कारण ही वो ऐसा होता है। ये जो है अधिक जो उछल जाता है आदमी उसका वजह सिर्फ और सिर्फ है जी का मान कम हो जाता है इसलिए, क्योंकि मान लीजिए कोई 6 kg का वस्तु पृथ्वी पे जो है वो वहाँ पे 1 kg का हो जाता है, इसलिए वो ज़्यादा उछल जाता है, बस ये वजह होता है जी के वजह के कारण होता है ऐसा। 20 नंबर क्वेश्चन है आपको कि 20 kg वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य। तो देख सकते हैं ऑप्शन है 20 जूल, दूसरा है 200 जूल, तीसरा है 981 जूल, चौथा है 0 जूल। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर ऑप्शन। और 0 जूल क्यों होगा, तो आपको पता होगा कि वर्क बराबर जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब जब तक डिस्टेंस नहीं कवर करेगा तब तक वर्क शून्य ही माना जाता है। आप कितनों फोर्स लगा रहे हैं, जब तक कोई वस्तु पे आप फोर्स लगा रहे हैं या फिर किसी वस्तु को पकड़े हुए, जब तक उसमें के स्थान में परिवर्तन नहीं होगा तब तक कार्य आपको शून्य ही होगा। अगर ये एस जो है विस्थापन शून्य होगी तो वर्क उसका ऑटोमेटिक शून्य हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 0 जूल। 21 नंबर, चलिए अब अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे मतलब स्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। इसमें जैसे देख सकते हैं ऑप्शन है कि कोई भी कार्य नहीं करता, ऋणात्मक कार्य करता है, तीसरा धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, चौथा अधिकतम कार्य। तो 21 नंबर का आपको सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अभी हम जिक्र किए थे जब तक डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन नहीं होगा तब तक कार्य आपको शून्य ही होगा, इसलिए यहाँ पे ये दीवार को धक्का दे रहा है मगर दीवार के स्थान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए जो कार्य है वो कोई कार्य नहीं होगा, कार्य शून्य ही होगा। अब जैसे है अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि पहाड़ पर चढ़ना एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, मतलब पहाड़ पर चढ़ता है एक व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, उसका क्या वजह है। देख सकते ऑप्शन है कोई तेज चल सके, दूसरा है फिसलने की संभावना कम हो जाए, तीसरा है शक्ति संरक्षण हेतु और चौथा है आपको अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो 22 नंबर का सही आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, मतलब वो झुकने के कारण उसका जो होता है गुरुत्वा नहीं वो जो क्या बोला जाता है उसको
गुरुत्व केंद्र जो होता है वो बीचों बीच गुजरता है, इसके कारण वो मतलब अपना बैलेंस बना लेता है, मतलब स्थायित्व बढ़ाने के कारण ही वहाँ पर झुका जाता है, यही वजह उसका हो जाएगा डी नंबर। जैसे 23 नंबर क्वेश्चन में कि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों ऐसा होता है? तो देख सकते हैं ऑप्शन है कि पहला है कि, एक मिनट यहाँ जानने नहीं है, जमने हो जाएगा, एक मिनट यहाँ जमने मिस्टेक है, यहाँ जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। दूसरा है आपको जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है तथा उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। तीसरा है जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। चौथा है जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन। थर्ड नंबर ऑप्शन इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब पानी जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ने का मतलब हुआ वो फैलता है और फैलने के बाद वो पाइप को आपको फाड़ देता है, फट जाती है उसी की वजह से। जैसे अगला क्वेश्चन 24 नंबर है कि पानी से भरी डाट लगी बोतल, मतलब पानी से भरा हुआ कोई बोतल है, उसको आप उसका ढक्कन मान लीजिए टाइट करके बंद कर दिए हैं, तो बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि पहला ऑप्शन जैसे है जमने पर बोतल सिकुड़ती है, दूसरा है जमने पर जल का आयतन घट जाता है, तीसरा है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, चौथा है कांच ऊष्मा का कुचालक है। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 24 नंबर का, ये थर्ड नंबर। यही इससे पहले जैसे क्वेश्चन देखे थे उसी तरह ये भी है कि ये जमने के बाद होता है उसका आयतन बढ़ जाता है और आयतन बढ़ने के बाद वो फैलता है, फैलने के बाद वो बर्तन को या उस जो पानी का जो भरी डाट है, बर्तन है, बोतल है, उसको आपको तोड़ देती है। तो आज का जैसे लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है कि जल का आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाएगा? तो देख सकते हैं ऑप्शन है पहला आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दूसरा आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, तीसरा आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, और चौथा है पानी जम जाएगा। इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 25 नंबर का, ये पहले आयतन बढ़ेगा और बाद में घटेगा। और ये इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का जो आयतन होता है वो मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम होने का जैसे 9 डिग्री सेल्सियस से मान लीजिए पानी और टेम्परेचर इसका पहले आएगा 9 से 8, फिर 8 से 7, 6, 5, 4, तो 4 पे जाने के बाद मैक्सिमम होगा। इसका मतलब इधर आने पे इसका जो मान कंटिन्यू है ये बढ़ते जाएगा, 9 से अगर 4 की ओर आएगा तो मान बढ़ते जाएगा, और 4 पे जब मैक्सिमम हो जाएगा फिर ये 4 से जब घटेगा तो इसका जो है आपको आयतन भी घटता जाएगा। इसलिए आपको 4 डिग्री पे जल का जो आयतन होता है वो मैक्सिमम होता है, ये भी बात आपको याद रखना है। और इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, मिलते हैं अगले वीडियो में, और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।